राम राम जी। मैं नन्हे पहलवान, आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी। मेरे साथ जुड़ चुके हैं कुमार श्रीकांत। श्रीकांत भाई का बहुत स्वागत है। जी श्रीकांत भाई, ये फोर्ड फाउंडेशन के चंदे पे जितने भी ये चंदा जीवी जिंदा रहते थे, 2020 में इनकी लंका लगा दी थी अमित शाह ने। फिर कुछ बदलाव किए 2025 में, लेकिन 2026 में तो इनका वो आप एक बात कहा करते हैं, मोदी जी ने क्या कहा था, वो कौन सा भोज्यम भाज्यम कुछ कहा था। लवणे में भोज्यम। हाँ, इनका लवणेन भोज्यम कर दिया है भाई। 2020 में अमित शाह ने कहा था कि जैसे आप किसी विदेशी कंपनी से अगर चंदा लेते हैं तो कोई बड़ा एनजीओ छोटे एनजीओ को वो पैसा नहीं दे सकता। सरकार का ही मतलब वो सरकार की ट्रैकिंग उससे बड़ी आसान हो गई। दूसरी, उन्होंने 2020 में क्या किया था, होता क्या था, मान लीजिए आपके एनजीओ को 5 लाख रुपए किसी एक काम के लिए मिले कि आप गांवों में हैंडपंप लगाएंगे, तो एनजीओ करते क्या थे, 50% तो ऑफिस का खर्चा दिखाते थे और 50% ही जमीन पे काम दिखाते थे। वो घटा के 20% कर दिया था। जमीन पे काम 10% होता था। हाँ, तो वो अमित शाह ने कहा कि नहीं बेटा, एक काम करो, आज के बाद जमीन पे काम होगा 80%, ऑफिस में काम होगा 20%। तो इनको तभी से ये दिक्कतें शुरू हुई थी। और इसके अलावा सभी विदेशी फंड पहले दिल्ली एसबीआई, जो कि नई दिल्ली की बेंच ब्रांच है, उसमें आएंगे। ऐसी चीजें उन्होंने मतलब कर दी जंतर थी। मंतर के सामने है वो एसबीआई का हेड ऑफिस, 2020 में कर दिया था। उसके बाद 2026 में उन्होंने अब क्या किया है कि अगर आपका लाइसेंस रद्द हो जाए, समाप्त हो जाए या संस्था स्वयं सरेंडर कर दे, तो उस विदेशी फंड से खरीदी गई सारी संपत्तियां, बैंक बैलेंस, तुरंत सरकार द्वारा, वो जो एक अथॉरिटी है जिसको बनाया गया है ना, उसके नियंत्रण में जा सकती है। मतलब अगर तुमने विदेशी फंड से कोई 2-4 बीघा जमीन खरीदी है किसी ट्रस्ट के नाम पे, तो वो सब अब सरकारी भूमि हो गई। तो सर, वही आपके शब्दों में, मोदी जी के शब्दों में, इन सर विदेशी चंदा पे पलने वाले इन परिजीवियों का लवणेन भोज्यम कर दिया अमित शाह ने। बाकी डिटेल आपसे जानते हैं सर। इसका सर क्या इफेक्ट आएगा, इसका सर क्या कुछ मार्केट में चंदा जीवियों पे क्या असर आएगा, सर कुछ बताएं। दरअसल मैं आपको बताऊं, एमनेस्टी इंडिया और बहुत सारी ऐसी एनजीओ थे जिन्होंने जब 2020 में इसमें चेंजेस हुए और 2023 के बाद जब इसमें चेंजेस हुए, तो बहुत सारे ऐसे एनजीओ थे जिन्होंने, जब बोला गया सेंट्रल गवर्नमेंट एफसीआरए के लॉ के प्रोविजन के अंतर्गत कि आपको अपना डेटा शीट दिखाना पड़ेगा, आपके पास इतने 20 सालों में पैसा कहाँ से आया है, कहाँ गया है, कहाँ नहीं गया है, आपने कहाँ निवेश किया है, कहाँ फंड दिया है, ये सब आपको दिखाना पड़ेगा। तो एफसीआरए लॉ में चेंज हुआ और एक तो आप मल्टीपल खाते नहीं रख सकते। एफसीआरए को लेने के लिए आपको एसबीआई के जंतर मंतर पे खाता, जो जंतर मंतर के सामने एसबीआई का मेन ब्रांच है, वहां पर आपको खुलवाना पड़ेगा। दूसरा यह है कि पूरे विश्व में आप जहां से भी पैसा लीजिए, आपको बताना पड़ेगा ये पैसा कहाँ के लिए और कैसे लिया है। तो एमनेस्टी इंडिया, फोर्ड फाउंडेशन के तमाम एनजीओ, ठीक है, वर्ल्ड पीस करके एक एनजीओ था, एमनेस्टी इंडिया था, वर्ल्ड और एक क्रिश्चियनिटी से जुड़े हुए बहुत सारे एनजीओ ने कहा कि हम अपना डेटा शीट नहीं दिखाएंगे, यानी कि हम अपना पूरा जितना बजट शीट है, जितना पैसा खर्च किया है, वो दिखाएंगे नहीं। उन्होंने रातों रात अपनी दुकान बंद की और भाग के चले गए। दरअसल जब वो बंद कर दिए तो आप दिल्ली के जिन्होंने किराए पे लिया था और जिन्होंने वो प्रॉपर्टी खरीदी थी, जिन जिन एनजीओ ने, उन्होंने दूसरे अपने सिस्टर कंसर्न एनजीओ को वो भूमि ट्रांसफर कर दी और रातों रात उनको देकर वो भाग गए। दरअसल यहाँ होते तो वो सारा कुछ जांच होता, और जब आपने कंपनी ही बंद कर दी, सब कुछ बंद कर दिया, आपने अपने अकाउंट ही क्लोज कर दिया, तो आपकी जांच क्या होगी। तो दरअसल एक ये सबसे बड़ा प्रहार था। तो केरला के जितने भी, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा और नॉर्थ ईस्ट के जितने बड़े ये एक बोरा चावल देके कन्वर्ट कराने वाले और ये चंगाई सभा पंजाब में चलाने वालों के पेट पे बहुत बड़ी लात पड़ी। अब लात का दर्द इतना बड़ा था कि
2026 के केरला चुनाव से पहले ये जो बिल, ये जो अमिटमेंट अमित शाह ने किए हैं, दरअसल ये 2026 से पहले वाले चुनाव से पहले ये लाने वाले थे। लेकिन कुरियन जिन्होंने आज इस्तीफा दिया है, जो राज्यसभा सदस्य थे और मंत्री भी थे, आपको पता है ना, इस सेंट्रल मिनिस्ट्री में मंत्री भी थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, आज ही इस्तीफा दिया है। और दरअसल उन्होंने समझाया, और बहुत सारे इनके जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, उन्होंने समझाया कि साहब इतना रहम कीजिए, छोड़ दीजिए, इतना मत मारिए, नहीं तो केरल में आपको वोट नहीं मिलेगा। अच्छा, केरल में वोट मिला नहीं, तमिलनाडु में ओ माय गॉड ब्लेस यू ने वोट दिया नहीं, किसी और राज्य में ओ माय गॉड ब्लेस यू इनको वोट देता नहीं। अब इनकी आंख खुली। अच्छा, सर्जियो गोर जब बंगाल आया, तो बंगाल सबसे पहले मदर टेरेसा के फाउंडेशन में गया, और मदर टेरेसा क्या है और कैसे लालच देकर वो बच्चों का और बड़ों का कैसे धर्म परिवर्तन कराती थी, सबको पता है। आदिवासी समुदाय में उसने क्या किया है, सबको पता है। अच्छा, वो वहां गया, वहां मिलकर वो अमित शाह से मिलने आया, और अमित शाह से कहा कि साहब ये एफसीआरए वाला थोड़ा नरम कीजिए, क्योंकि हमारी जो एनजीओज हैं, हमारे जो एनजीओज काम करते हैं, उनको थोड़ी रहम दीजिए। तो अमित शाह ने कहा हाँ, बहुत जल्दी रहम देंगे, चिंता ना करो। तो एक दिन पहले ये कानून आया, इस कानून का कुछ प्राविधान है, मैं चाहता हूं, क्योंकि मैंने वो डेटा खोला हुआ है, मैं अपने दर्शकों को वो सारी चीजें बता दूं। पहला जो मैंने इसे लिखा है, भारत सरकार ने विदेश से चंदा प्राप्त करने वाले एनजीओ को लेकर एफसीआर कानून में बहुत बदलाव हुए। पहला सबसे पहला बदलाव, पहले एनजीओ अपने द्वारा किए गए कार्य को ऊपर दिखा देते थे, जैसे आदिवासी में काम कर रहे हैं, आदिवासी कल्याण का काम कर रहे हैं, शिक्षा का काम कर रहे हैं, गरीबी उन्मूलन का काम कर रहे हैं। अब एनजीओ में आपको स्पेसिफिक बताना पड़ेगा। आप 10 चीजें हैं उसके मैनिफेस्टो में नहीं लिख सकते कि मैं आदिवासी कल्याण भी करूंगा, गरीबी भी उन्मूलन करूंगा, मैं फला फला भी करूंगा। तो ये फालतू चीजें नहीं लिख सकते आप। एक ही चीजें लिखेंगे, या गरीबी उन्मूलन कर दें, आदिवासी कल्याण कर दें, शिक्षा का काम कर दें, हेल्थ से जुड़ा हुआ काम करें। आप एक ही चीज आपको अब अपने मैनिफेस्टो और अपने पूरे उसमें लिखना पड़ेगा कि आप एक ही काम करेंगे। दूसरा, विदेशी पैसे प्राप्त करने वाले अब एनजीओ इन कैटेगरी पर कार्य नहीं कर सकते, जिन कैटेगरी पे वो पहले काम करते थे। जैसे एक और इसका मैं उदाहरण दूं, 2020 में जब चेंजेस हुए ना, तो एफसीआर अकाउंट तो यहाँ बना लिया, लेकिन उसी अकाउंट के मल्टीपल डेबिट कार्ड्स बनवाए। आपको पता है, मल्टीपल डेबिट कार्ड, उस मल्टीपल डेबिट कार्ड से अलग अलग लोगों को देकर अलग अलग लोग उस मल्टीपल डेबिट कार्ड से पैसे निकालते थे। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूं, ये जो चाइनीज मीडिया थी, क्या नाम है इसका, न्यूज क्लिक करके, अभिसार शर्मा वाली, उसको भी यही से फंड मिलता था, और ये तमाम आंदोलन और इनकी बात करने वाले लोगों को भी फंड इसी थ्रू मिलता था, जिस पर एनआईए जांच कर रही है। एनआईए और ईडी इन दोनों मामलों पर जांच कर रही है। बहुत सारे और एनजीओ बंद होने वाले, मैं आपको बताता चलो। दूसरा, रिलीजियस एजुकेशन, यानी कि आप रिलीजियस एजुकेशन को लेकर अब एनजीओ नहीं बना सकते। दूसरा, अगर रिलीजियस एजुकेशन को लेकर आपका एनजीओ चल रहा है तो वो सीधे अब बंद होगा। प्रिजर्वेशन एंड फेथ ट्रेडिशन, फेथ ट्रेडिशन यानी कि पृथ्वी चपटी है, और एक माँ ने ऐसे बच्चे को जन्म दिया जो वर्जिन थी, तो ये वर्जिन वाला और फ्लैट अर्थ वाला बकलोली नहीं चलेगा। आप प्रिजर्वेशन ऑफ फेथ ट्रेडिशन और इस मुद्दे पर किसी एनजीओ यानी धर्म परिवर्तन को लेकर और ईसाइयत के प्रचार को लेकर कोई एनजीओ नहीं बना सकते। देखिए, बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है जो अमित शाह ने किया, इसमें कोई दुराई नहीं है। इंजीनियस बिलीफ सिस्टम फॉर प्रिजर्वेशन एंड एक्टिविज्म, यानी कि आप आदिवासियों के उत्थान के लिए, और आदिवासी देखिए, हिंदू धर्म में आदिवासियों को वन पूजक, मूर्ति पूजक नहीं थे, वो वन पूजक थे, और वन के देवी देवताओं की पूजा करते थे। इन्होंने सेलेक्टिव कर रखा था, उन पर कोई चीज थोपी नहीं जाती थी, कुछ थोपा नहीं जाता था, लेकिन उनको ये बताकर कि तुम भूखे हो, तुम नंगे हो। और पिछली सरकारें, कांग्रेसी सरकारों ने जिस तरीके से आदिवासी कल्याण के नाम पर केवल एनजीओ और क्रिश्चियन माइनॉरिटीज संस्थानों को वहां बढ़ावा दिया, और जिस तरीके से उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा
उस पूरे बेल्ट में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला में, पूरे बेल्ट में, और खास तौर से नॉर्थ ईस्ट में, सिक्किम आधा आपको पता है ओ माय गॉड ब्लेस यू हो गया है। आप समझ रहे हैं? तो आप ये काम नहीं कर पाएंगे। दूसरा, विदेशी चंदा प्राप्त करने वाले एनजीओ विदेशी नागरिक को महत्वपूर्ण पदों पर नहीं रख सकते। ऐसे भारत में बहुत सारे एनजीओ रजिस्टर्ड हैं जो काम करते हैं, जिसमें जो बड़े पद हैं वो विदेशी नागरिक जो हैं उन लोगों के पास है। ये बिल्कुल अल्टीमेट डोनर्स जो एक साथ बड़ी रकम दान करते हैं, अब उन अल्टीमेट डोनर जो आप शैलो रखते थे, जिनको शैडो रखते थे, या फिर आप जिन्हें सेल डोनर्स होते थे, यानी जिनका नाम क्लियर नहीं होता था, अब ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपको एक पैसा भी कोई दे रहा है तो उसका पूरा का पूरा ब्यौरा आप देंगे, और सरकार ये देखेगी कि ये जो पैसा दे रहा है, बहुत बड़े चेंजेस है, वो किसी आतंकवादी गतिविधि में तो लिप्त नहीं है, क्या पूरे विश्व में उसके खिलाफ कोई मामला तो दर्ज नहीं है, क्या इंटरपोल या फिर विश्व के किसी और संस्था पर उस पर जांच तो नहीं चल रही है। यानी बहुत सारे आतंकी संगठन भी पैसा देते थे एनजीओ के नाम पर भारत में। आतंकवाद और धर्म के मतलब धर्म परिवर्तन को लेकर बहुत बड़े काले कांडे होते थे। अब हर एनजीओ को अपना सोशल मीडिया अकाउंट बनाना होगा और उस पर नियमित रूप से अपने कार्यों की जानकारी देनी होगी। यानी कि हेडपंप लगाया है तो वो एआई जनरेटेड फोटो नहीं चलेगा, एआई जनरेटेड वीडियो भी नहीं चलेगा। यानी सोशल मीडिया अकाउंट आपको बनाना है, और सोशल मीडिया अकाउंट पर जो भी आपका एनजीओ काम करना है वो रोज अपडेट करना है। और अगर वो अपडेट नहीं हो रहा है या आपके एनजीओ का सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है तो आपके एनजीओ की लाइसेंस रद्द। दूसरा, जो पैसे विदेश से दान के स्वरूप में मिलते हैं उन्हें जमीन पर काम करने होंगे। सरकार समय समय पर जो तुमने काम किया है, जो तुमने फाइल किया है, उसका मूल्यांकन होगा। यानी कि 50% दिखाकर, आपने जो अभी स्टार्टिंग में बताया 10% हेडपंप लगाने वाला काम नहीं चलेगा। और अगर जैसे एक इंदिरा जयसिंह का एनजीओ है, इंदिरा जयसिंह के ऑफिस में 60 एसी लगे, ये उनका पेपर बताता है, लेकिन उनका ऑफिस जो है वो 12/16 का है। अब 12/16 के ऑफिस में 60 एसी कैसे लग सकता है, क्योंकि 60 एसी उनके अकाउंट्स, एनजीओ के अकाउंट से खरीदे गए हैं। अब सोचिए आप, जिन्होंने सिर्फ एनजीओ बना रखा और लंबे समय से जमीन पर काम नहीं कर रहे हैं, उनका एफसीआरए अकाउंट खत्म होगा। और जिन्होंने एनजीओ के नाम पर तमाम प्रॉपर्टीज खरीदी हैं इस देश में अलग अलग जगहों पर, और लीज पर ली है, लीज पर ली है या किराए पर ली है, और मान लीजिए जिसका 5,000 किराया जाना चाहिए और उसका आप 60,000 दे रहे हैं और मार्केट वैल्यू से बहुत कई गुना ज्यादा दे रहे हैं, तो उसकी भी जांच होगी और बंबू अब तगड़ा होगा। यानी कि अब यह तो अमित शाह ने कहा है कि तमाम ये जो एनजीओ माफिया है जो इस पूरे देश में गड़बड़ झाला कर रहा है, एजुकेशन के नाम में, गरीब कल्याण के नाम पे और ये फर्जरी के नाम पे, ये सारे के सारे बंद होंगे। अब धीरे धीरे मतलब इनकी दुकान बंद। मतलब सर आपका ये कहना है कि अमित शाह ने कहा है कि बेटा जितना भी माल कमा के लाओगे पहले अपने पप्पा को बताओगे कि पापा पापा मौसी हमको 500 रुपया भेजी हैं अमेरिका से डॉलर में, और पापा हम सोच रहे हैं उसकी हम चॉकलेट ले लें। तो पापा बोलेंगे, अमित शाह पापा बोलेंगे कि ठीक है बेटा वो चॉकलेट लेना, उसका 18% जीएसटी का बिल हमारे ऑफिस में जमा करा देना, और साथ में फोटो और वीडियो भी चाहिए हमको कि चॉकलेट खरीदे, बिल बनवाए, और फिर चॉकलेट कौन खाया बेटा उसका भी वीडियो चाहिए। इसका मतलब है खाया कमाया कुछ नहीं और हाँ, सारा अमित शाह को दे दिया। दरअसल आप चॉकलेट भी नहीं खरीद सकते और चॉकलेट फ्लेवर वाला भी नहीं खरीद सकते। दरअसल सही बात है, पहले बहुत पैसा था सर, चॉकलेट फ्लेवर्ड स्ट्रॉबेरी बनाना फ्लेवर में चला जाता था। मैं जानता हूं बहुत सारे ऐसे हैं, ओ माय गॉड ब्लेस यू, चादर और फादर वाले, जो चॉकलेट का बिल दिखाते थे और चॉकलेट फ्लेवर वाला खरीदते थे। आप समझ रहे हैं? तो अब उनकी तो लगने लगी है, अब उनकी लगेगी और अब तबीयत से लगेगी बढ़िया। और मैं चाह रहा था, देखो बीजेपी को एक तो गोल टोपी वोट नहीं देगा, मैं इस मुगालते में नहीं रहता हूं,
और जो इस मुगालते में रहते हैं वो चरम है। और मुझे लगता है मोदी और अमित शाह भी इस मुगालते में नहीं है, ये बात मानिए। वो चरम है जो इस मुगालते में रहते हैं। देखिए, फादर और चादर तो बीजेपी को वोट देगा नहीं, तो ये फादर और चादर के पिछवाड़े में तेल, घी, मधुसूदन का घी लगाना, गोवर्धन का घी लगाना, इसका कोई फायदा नहीं है। तो अब तबीयत से मारो, इनकी तबीयत से मतलब मारो, क्या, गांव गांव जरूरी है। मारो? हाँ, गेंद फाड़ो, गेंद, उनकी गेंद फाड़ो। तो सर मुझे लगता है कि अमित शाह ने जी। इनकी गांव मारनी और गेंद फाड़नी शुरू कर दी है। और इनको जितना विदेशी फंडिंग के नाम पे जो पैसा आता था, जो ये भारत विरोधी गतिविधियों में खर्च करते थे, इस पे लगाम लगेगी और कहीं जी। ना कहीं वो लोग चिन्हित भी होंगे। जी। तो श्रीकांत भाई, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अमित शाह ऐसे ही इनकी गेंद फाड़ते रहे और आप इनके बारे में हमें बताते रहे, दर्शकों को बताते रहे, उसके लिए आपको साधुवाद, आपको धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आप हमसे किस तरह की वीडियोस चाहते हैं, अपने सवाल पूछिए, अपने सजेशंस दीजिए। मेरा नंबर है 7696409623। आप मुझे इस पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपने यारों, दोस्तों, रिश्तेदारों में भी हमारे चैनल की रीच बढ़ाइए। श्रीकांत भाई, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल आपसे फिर किसी मुद्दे पे मिलूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव। एक और अनाउंसमेंट बड़ी जरूरी है कि कल से 8 बजे मैं और श्रीकांत भाई और बाबा जी आपसे लाइव पे मिला करेंगे स्लो जिंदगी पे, और 9 बजे हम आपसे मिलेंगे खरी खोटी पे। श्रीकांत भाई, आगे के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। वंदे मातरम।